सिविल सर्विस है क्या? बच्चा आईएएस बनना चाहे, आईआरएस बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहे तो उसे क्या करना? क्या मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा, क्या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा, उर्दू मीडियम से फारिग होने वाला बच्चा, मदरसों से फारिग होने वाला बच्चा भी अगर चाहे तो क्या वह आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब बन सकता है क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोगों का मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम ने सिलसिला वेबिनार सीरीज के तहत ये सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में हम मुल्क और बैरून मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात को लेकर आते हैं। ये शख्सियात अपने अपने शोबों के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं और उनके ख्यालात से, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हैं, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब। डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। ज़फ़र साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। ज़फ़र साहब बहुत सारे मिली इदारे चलाते हैं। आप साबिक चीफ कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा सच्चर कमेटी के आप ओएसडी रह चुके हैं। ज़कात फाउंडेशन चलाते हैं। बहुत सारे स्कूल और ऑर्फनेज और यतीम खाने चलाते हैं। बेशुमार काम कर रहे हैं आप। मिली खिदमत का काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत का काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आपने हमको ज्वाइन किया, इस सिलसिले में शामिल हुए। ज़फ़र साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आप सेंटर चलाते हैं जिसमें आपने बेशुमार हमारे बच्चों को ट्रेंड किया है और आपके ट्रेनिंग सेंटर की वजह से अब तक बेशुमार हमारे बच्चे आईएएस आईआरएस बन चुके हैं। आज भी हमारे बच्चे, हमारा मुआशरा, हमारे वालिदैन सिविल सर्विस के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें गाइड करें, हमारे बच्चों को गाइड करें, हमारे वालिदैन को गाइड करें और ये बताएं कि सिविल सर्विस है क्या। जी मेरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका और जज़ाकल्लाह, आपने मुझे ये मौका इनायत फरमाया बच्चों से गुफ्तगू करने का। तो सिलसिला वेबिनार सीरीज़ आज 30 अगस्त 2020 है। तो इस सिलसिले में मुझे ये अर्ज़ करना है आपको कि हमें अपने को बाख्तियार करने के लिए बाकायदा कोशिश करनी होगी मुल्क की। तो शुरुआत में ही मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरी जो अप्रोच इस सिलसिले में है वो अल्लामा इक़बाल का शेर है, स्टार्स आर नॉट आउट ऑफ बाउंड्स आर द वंस आई लव इंडीड। तो ये मेरा इनिशियल मैसेज है। उसके साथ साथ मुझे ये भी अर्ज़ करना है कि इन ए जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। ये बिल्कुल गिरह बांध लीजिए। सारी इस्तिताअत, सारी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने आपके दिल में रख दी है और आप उसका इस्तेमाल करके यू कैन चेंज द वर्ल्ड। और साथ ही साथ आपको अपना मोटो क्या लेके चलना है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अगर तुम अपने को जिंदा समझते हो तो तुम अपनी दुनिया खुद बनाओ। क्यों? क्योंकि सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। जो कुन फ़यकून कुरान करीम में आया है कि अल्लाह ताला जब चाहता कोई काम हो जाए तो कहता कुन, वो हो जाता है। वो एक्चुअली दैट इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द डिवाइन पावर ऑफ क्रिएशन। तो वही पावर ऑफ क्रिएशन इंसान को अपने अंदर पैदा करनी, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हमने हर इंसान के अंदर अपनी रूह फूंक रखी। तो हम में से हर एक के अंदर अल्लाह की रूह फूकी हुई। ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नऊज़ु बिल्लाह। तो अब इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ, अल्लामा कह रहे हैं उसके ऊपर, वही जो कुन फ़यकून है ना, उसी से अल्लामा ने बनाया कुन फ़का, ज़मीर कुन फ़का। तो इट्स अ पावर ऑफ क्रिएशन, कुन फ़यकूनियत। So if you consider yourself to be a really living person, create a world by yourself. Such proactivity is the essence of human life, which must manifest the godly quality of
creation. अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो एक और कुरान की आयत है, फ़कुल नज़रिब बिअसाकल हजर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस, उन्होंने जब अल्लाह से दुआ की कि मेरे 12 कबीले प्यासे हैं, आप उनके लिए पानी का इंतज़ाम फरमा दें, तो अल्लाह ताला चाहता तो फ़ौरन पानी का इंतज़ाम कर देता, लेकिन उसने फ़ौरन नहीं किया। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे हाथ में डंडा है ना, उसको तुम चट्टान पे मारो। उन्होंने चट्टान पे डंडा मारा तो 12 झरने फूट पड़े और सबने सैर होकर के पानी पी लिया। तो इसमें क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि तुम्हारे बस में दुनियावी तौर से जो कुछ है वो तुम कर लो, फिर दुआ मांगो तो अल्लाह को वो दुआ कबूल करने में अच्छा लगता है, पसंद है। ये पूरी इंसानियत के लिए मैसेज है। उसी के ऊपर अल्लामा कह रहे हैं कि 1000 चश्मे तेरे संग राह से फूटें, खुदी में डूब डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। ये करना है हमें आपको। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, ये भी हमें मैसेज है इंसानियत का भी और हमारे दीन का भी, कि आई लव माई कंट्री। लिहाजा वहाँ के जो कायदे कवानीन उनको समझना। तो आप लोग ये डाउनलोड कर लें, ये ऐप जो है मैंने डाउनलोड कर रखा है अपने यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और खूब उसको पढ़ें बार बार। उसी में आर्टिकल 16(1) कह रहा है कि दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये हक है, ये फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, हर शहरी का। लेकिन उसके लिए अल्लामा इकबाल फिर समझा रहे हैं कि तू अगर दीगर शबी ऊ दीगर अस्त, उसके लिए क्या करना होगा? इफ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर फेट। तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं खुद अपना रास्ता बदल करके। सिस्टमैटिक हार्डवर्क, परसिवरेंस, निरंतर प्रयत्न, ज़मीनी तगोदौ, सिस्टमैटिक हार्डवर्क अगर की जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं कि कामयाबी ना हो। तो यहाँ ईच वन ऑफ यू हैव टू plunge in the sea, battle with the waves, and therefore success will be won in strife. That is the message. अगली जो बात मुझे आपसे करनी है इस सिलसिले में, पूरे मुद्दे पे आने से पहले जी, वो ये है कि that each individual has a multi-orbit relationship. तह दर तह ताल्लुक दुनिया में है। अगर देखिए तो न्यूक्लियर फैमिली है, उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर मोहल्ले के लोग हैं, पड़ोसी हैं, फिर शहर है, फिर मुल्क है, सूबा है, मुल्क है, और उसके बाद पूरी दुनिया है और दीन है और बहुत से रिलेशनशिप्स हैं। तो इसको ज़हन में रख करके हमें उसी हिसाब से एक बसारत रखनी होगी। वी विल हैव टू हैव ए बिग विजन। क्या करना होगा कि अभी हम 2020 में इस वक्त हम 2020 में हैं, लेकिन हमें खाली 2020 का या 30 का नहीं सोचना। 2120, 2220, 2320, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जब हम में से कोई यहाँ नहीं होगा, तब भी हमारा मुल्क अजीज़ होगा, तब भी हमारी मिल्लत होगी। तो उसको हम किस तरह देखना चाहते हैं, इसके लिए आज आपको तय करके फैसला करना है। सो बच्चे जो हैं, दे कैन चूज़ टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वो खुद तय कर सकते हैं कि वो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। 750 ज़िले हैं, उनको संभालना है तरह तरह के तरीक़ों से। तो मैसेज ये है कि आपके ऊपर है, चाहे तो बदल डाले हैयत चमनिस्तां की, ये हस्ती बीना है, दाना है तवाना है। हर चीज़, हर कैपेसिटी अल्लाह ताला ने अपने अंदर दे रखी है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? इंटेलिजेंट, वेल प्लान्ड, सिस्टमैटिक, बेनिवोलेंट, स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूअस एफर्ट, माकूल, मंसूबाबंद, मुनज़्ज़म, नेक निहाद, मुस्तहकम, मुतवातिर कोशिश। अगर ये तय कर लिया, आज से गिरा बांध ली, ये हमें करना है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो आप सितारों पे डाल सकते हैं। तो यू आर द लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ टुमारो, आवर यूथ, दे हैव टू प्रिपेयर टुडे। खाली उसके लिए थोड़ा सा और कर लेना है और यही मान लेना है कि वक्त की यही ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब थोड़ा समझिए जो आप फरमा रहे थे कि हम थोड़ा समझाएं सिविल सर्विस है क्या। हाँ, सिविल सर्विस है क्या, ये हमारे लोग जानना चाहते हैं कि सिविल सर्विस है क्या। इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। अब मैं उस पर आ गया कि जैसे क्लासरूम में बच्चे होते हैं, एक क्लासरूम में और 40-50 बच्चे होते हैं, उनके ऊपर एक टीचर होता है।
कॉलेज में, स्कूल में टीचर्स बहुत से होते हैं, उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है। शहर में, ज़िले में प्रिंसिपल्स बहुत से होते हैं, उनके ऊपर रीजन में एक डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स होता है। और सूबे में डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल्स बहुत से होते हैं, उनके ऊपर एजुकेशन सेक्रेटरी होता है। इसको कहते हैं हायरार्की। अब इसमें देखिए सब लोग इम्पोर्टेंट हैं, स्टूडेंट भी, टीचर भी, प्रिंसिपल भी, डायरेक्टर भी, लेकिन एजुकेशन सेक्रेटरी भी। लेकिन कौन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि एक उसी तरह से कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस के कांस्टेबल्स हर जगह होते हैं, सब लोग जानते हैं। उनके ऊपर डिप्टी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर, आखिर में कमिश्नर या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टॉप पे होता है। ये दूसरी हायरार्की है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी वो कौन है? वो सुपरिटेंडेंट पुलिस या कमिश्नर है, जो जिले का इंचार्ज होता है। तो इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में नीचे से ऊपर तक हायरार्की चलती है। तो उधर मैंने आपको बताया था एजुकेशन सेक्रेटरी, इधर मैंने बताया आपको सुपरिटेंडेंट पुलिस या पुलिस कमिश्नर। इस तरह के जितने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उन सबको जोड़ दीजिए तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, और उसी को सिविल सर्विस कहते हैं। उसी को सिविल सर्विस कहते हैं, उसी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो इससे आप ये तय करिए कि इन इंडिया हु रूल्स द नेशन। शायद आपके ध्यान में आया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ये जाहिर है ये करते हैं रूल, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो रूल है वो सिविल सर्विस का है। क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि 750 जिले हैं, किसी भी जिले में कोई पॉलिटिशियन किसी गवर्नमेंट की फाइल के फैसले पर दस्तखत नहीं करता, सब सिविल सर्विस के ऑफिसर्स करते हैं। तो more than 90% of law making, policy formulation, decision making, administration, law and order is done by the civil service, which is also known as bureaucracy. अब मैं आपको इसीलिए कुछ दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, लेडी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ये राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ दूर तक इमारतें हैं पुराने अंग्रेजों के ज़माने की, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। इसमें से ये साउथ ब्लॉक है, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी यहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह। तो वो उसमें आपको अगले अपने 35-40 साल गुजारने हैं। अगर आप सिविल सर्विस में बैठ जाएंगे तो वहाँ आप ही बैठ करके करेंगे। देखिए सारे लोग सिविल सर्विस के लोग हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में उनको जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में उनको जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं, वो सब सिविल सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो आप जगह जगह बैठ सकते हैं जा करके, अगर सिविल सर्विस में आप आ गए। देखिए आप चाहें तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, आपको ग्रेजुएट तो होना ही होना है या पोस्ट ग्रेजुएट होना है, कोई भी फील्ड ले लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टीचर, प्रोफेसर, कंप्यूटर एक्सपर्ट वगैरह। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह जाकर के कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ ऊपर गवर्नमेंट का ऑफिसर बैठा मिलेगा आपको, वो सिविल सर्विस का ऑफिसर होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके और हमारे कंधों के ऊपर है, एंड वी हैव टू राइज टू द ओकेजन। इस सिलसिले में आपको ये भी बताऊं कि सर सैयद अहमद खां का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी हाँ, सभी जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहले कॉलेज था, जो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई, माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वो कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था। तो इस तरह से वो फाउंडर हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। मगर जो बात हम लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं वो ये है कि 1883 में 1883 में सर सैयद खान स्टैब्लिश मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन। ओहो, ये तो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है जी। तो उसमें उन्होंने 500 मेंबर्स बनाए थे, हर मेंबर 2 रुपए देता था, और वो रुपए इतने पैसे हो जाते थे कि हर साल 15 नौजवानों को वो शिप के जरिए इंग्लैंड भेजते थे सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए, ICS कहलाता था। तो अब हमें आज की तारीख में क्या है, सब इम्तिहान आज़ादी के बाद से यही होता है। और जो हमारे लिए अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो हमें आपको UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से दिखते रहना है। और अगर यही चीज़ पहले के लोगों ने नहीं की होती तो सैयद अकबरुद्दीन जो है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते यूनाइटेड नेशंस में, पहले नहीं किया होता तो औसाफ सईद जो है सऊदी अरब में हमारे एम्बेसडर नहीं होते, मनु महावर साहब हमारे ओमान में एम्बेसडर नहीं होते। तो ये जो है IAS
Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Administrative Service, Indian Revenue Service, so many services, about 30-35 services हैं। यही लोग जो हैं वो रूल करते हैं इंडिया को। ये इतने इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं कि हर साल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इनको खुद इनवाइट करते हैं। नया बैच जो सेलेक्ट होता है तो आप भी इसके अंदर बैठ सकते हैं जा करके। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस यू ऑल्सो। तो ये मैं आपको जो अर्ज कर रहा था अभी, सर सैयद अहमद खान ने वो काम उस वक्त किया था। तो इसी वजह से ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया तो इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में, लेकिन 2006 में जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आ गई उसमें ये हो गया कि भाई मुसलमान सबसे पीछे हैं हर मामले में, सोशल, इकनॉमिक एंड एजुकेशनल। और उसकी वजह ये है कि वो जो गवर्नेंस है, इंडिया की हुक्मरानी है, उसके अंदर बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है, बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। 14.2% पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लेकिन ये कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक हमारी पॉपुलेशन, हमारी परसेंटेज सिविल सर्विसेज में 2.5% से कम की हुई थी। तो इस वजह से हमने 2007 में एस्टैब्लिश किया ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में एक ब्रांच, सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है। हमारा जो पहला बैच था उसमें से ये साहब सेलेक्ट हुए थे झारखंड के, मोहम्मद शाहिद आलम साहब, वो इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं। अभी वो अपनी उनकी पोस्टिंग ख़त्म हुई है एज डिप्टी कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और अब वापस वो डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से आ गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से भरे पड़े हैं लोग। तो ये जो है मुहर आपको मैं दिखा रहा हूँ, अशोक की लाट की मुहर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुहर। ये लोग देखते हैं। थोड़ा सी एक आध मिनट में ये भी बता दीजिए कि है क्या सत्यमेव जयते, अशोक लॉट देखते हैं थोड़ा सी। जी, ये तो बिहार में जो नालंदा में वो टावर बना हुआ है अशोका के ज़माने का, उसके ऊपर का हिस्सा है। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले आज़ादी के बाद ही अपनी मुहर के तौर पर तस्लीम कर लिया था। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने 32 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूँ, और जहाँ मैंने दस्तखत किया तो वहाँ ये मुहर लगी। अब आप तय कर लिए सब लोग मिल करके, जहाँ आप जो हैं सब बच्चे मिल करके तय कर लें कि जब जहाँ वो दस्तखत करेंगे वहाँ ये मुहर लगेगी। उसका तरीका सिविल सर्विसेज ही है। तो सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात यूपीएससी में होते हैं, इसके पहले से तैयारी करनी होगी। हमारे हर साल बैच सेलेक्ट होते हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह, तो खूब कामयाबियाँ हैं, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक हार्ड वर्क होता है। यहाँ मैं ख़ास तौर से आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ज़ैनब सईद हमारी एक बच्ची थी, वो हमेशा उसने हिजाब पहना, और इसी ही पहन करके वो यूपीएससी में इंटरव्यू में भी बैठी, और उसके बावजूद, हिजाब के बावजूद, यूपीएससी ने उस साल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर दिए इस बच्ची को इंटरव्यू में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ज़ैनब सईद। तो आप सोच लीजिए, तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई तासुब बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहता है तासुब है, जिसके मतलब ये कि वो खुद ईमानदार नहीं है और मेहनत नहीं करना चाहता। अच्छा, इससे डॉक्टर साहब, इससे एक बात भी जाहिर हुई कि कोई हिजाब करके, कोई पर्दा करके भी तरक्की कर सकता है, वो भी रुकावट नहीं बनता है। कोई रुकावट नहीं है साहब, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। और इतने सब लोग जो हैं हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर रह चुके हैं, और इतने सब सिविल सर्विस के ऑफिसर जो हैं रह चुके हैं और अभी भी हैं और आते चले जा रहे हैं। तो जब इतने लोग कर सकते हैं, इफ दे कैन व्हाई नॉट यू, ये गौर करना है कि व्हाई नॉट मी, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ तक मेरी बात अभी फिलहाल जो है खत्म हो गई, और अब मैं आपको वापस उधर ले जाता हूँ। आपको अगर कोई नेक्स्ट सवाल शायद पूछना होगा वो पूछ करके देन आई विल कम बैक। अगर आप उससे पूछते हैं देन आई विल कम बैक ऑन। जी। तो डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील के साथ बताया कि सिविल सर्विस क्या है, यूपीएससी क्या है। अब एक बात और जो है इससे पैदा होती है कि अभी धीरे धीरे आप जैसी शख्सियत जो है मिल्लत में काम कर रही है, तो उसकी वजह से अवेयरनेस तो आ ही रही है, और इस अवेयरनेस के आने की वजह से बेशुमार बच्चे, उनके वालिदैन, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सिविल सर्विस में जाएं। तो ज़रा से आप मुझे बताइए कि कोई अगर बच्चा आईएएस बनना चाहे, आईआरएस बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए, और थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म पे भी रोशनी डाल दीजिएगा कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, आईआरएस, आईपीएस क्या है, और क्या कैसे बना जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए।
पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि IAS जो है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS वो है इंडियन फॉरेन सर्विस, और जो एम्बेसडर वगैरह लोग बनते हैं, और IPS है इंडियन पुलिस सर्विस, और IRS है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इस तरह से बहुत सी सर्विसेज और हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, जी इंडियन जी पोस्टल सर्विस, है ना, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। मैंने आपको अर्ज किया करीब 30-35 सर्विसेज हैं। UPSC की वेबसाइट के ऊपर जाया जाए तो ये सारी सर्विसेज के बारे में मालूमात हो जाएगी। मेरे और ये मैंने आपको अर्ज किया कि इसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जाहिर है 25, 26, 27, 28, मैं 27 साल की उम्र में सेलेक्ट हो गया था, जी तो जी 25, 26, 27, 28 इतनी उम्र में हो जाते हैं। कुछ लोग और जल्दी भी हो जाते हैं, और कुछ जी लोग 22, 23 साल की उम्र में हो जाते हैं सेलेक्ट। तो जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फॉर क्लास 1 सर्विस मिलती है। जी मतलब वैसे तो आप देखिए किसी भी गवर्नमेंट के दफ्तर में आप जाएंगे तो नीचे एक बाबू बैठा होगा, उस पर एक हेड क्लर्क होगा, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, उसके ऊपर एक ग्रुप बी का ऑफिसर होगा, उसके ऊपर जाके क्लास 1 का ऑफिसर होगा। तो लेकिन इसमें अगर सेलेक्ट जो लोग हो जाते हैं वो सीधे क्लास 1 पोस्टिंग होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, इससे कम की कोई पोस्टिंग होती ही नहीं इसमें। जी और जाहिर है जब इतने हाई लेवल के ऊपर शुरुआत हो रही है और उसके बाद 30, 35, 36, 37 साल तक आदमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, तो जाहिर टॉप लेवल से ही रिटायर होता है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह, चीफ कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, ये जो टॉप के लेवल होते हैं, जो दोज हु आर हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वो उस लेवल के ऊपर तक आदमी कम से कम जाता ही जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। अब इसके लिए करना क्या है, उसके लिए जी जी मुझे इजाज़त दें तो मैं फिर कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, जी जरूर क्योंकि जरूर जरूर। इससे आसानी हो जाती है, तो वो मैं आपको फिर नहीं, वहाँ हम ले चल। हम यही चाह रहे थे कि जी इस प्रोग्राम के जरिए हमारे बच्चे अच्छे से समझ जाएं कि कैसे बना जाए IRS, IFS, IAS। माशाल्लाह, इसके जरिए लोग समझ जाएंगे। ये जो तो समझने के लिए पहला काम तो ये करना है कि जितनी देर जाग रहा है बच्चा, उसमें से 12 घंटे टेलीफोन का इस्तेमाल बंद। जी पहली चीज तो ये समझ लें। जी जी हाँ, जी ये मैं आपको बिल्कुल गुर की बातें बता रहा हूँ, शुरुआत ही यहीं से करनी है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि सिविल सर्विस का इम्तिहान देने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MBBS, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग, BTech, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री जो है जिसको UGC रिकॉग्नाइज करती हो कि ये ग्रेजुएट डिग्री है, वो आपके पास हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अच्छा, इसका उसके मतलब लिए ये कि कोई भी ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड कोई से, भी अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो वो बन सकता है। वो अप्लाई कर सकता है, जी वो ले लिए, ही विल बिकम ए कैंडिडेट। जी दूसरा काम जो आज से ही शुरू कर देना है वो ये है कि हिंदू अखबार, द हिंदू अखबार अंग्रेजी का मंगवाना शुरू कर दें अपने पास, और रोज उसको बहुत गहराई से कम 1.5 पौने 2 घंटे पढ़ें। रोज 100 मिनट से कम नहीं लगाना है। और नहीं, उसके लिए तो ये जो एक हिंदू रजिस्टर। अखबार है इसकी जी पढ़ने की कोई खास वजह? हाँ, खास वजह ये है कि जो हिंदू अखबार का मैनेजमेंट है उसने खुद बहुत दिनों से ये फैसला कर रखा है कि इसमें जो चीज़ वो छापता है वो इस हिसाब से छापता है ताकि सिविल सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए तो प्रायोरिटी है कि अगर द हिंदू अखबार मिल जाए, लेकिन अगर हिंदू अखबार नहीं मिलता है तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी अखबार ले लो। नहीं, अब तो लेकिन आसान है, ये कि इंटरनेट का जमाना है, आसान है, बड़ी आसानी से लोग। हाँ तो उस पर कम से कम 100 मिनट्स रोज पढ़ना है, और एक रजिस्टर तैयार करना है, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। जी उसमें एक शुरू में इंडेक्स बनानी है और बाकी पेज नंबरिंग कर देनी है, और जितनी भी सीरियस न्यूज़ है इंक्लूडिंग ऑन द एडिटोरियल पेज, सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल पेज होता है, उसमें एडिटर साहब जो खुद लिखते हैं रोज 2-3 एडिटोरियल्स, वो पढ़ना है बहुत गहराई से, एक एक लफ्ज को गहराई से पढ़ना है। और जो लीडिंग आर्टिकल्स उसी पेज पे छपे होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, उनको भी पढ़ना है। उससे जी अंदर की बात पता चलती है सारी, और पढ़ करके नोट्स बनाने हैं अपने रजिस्टर के अंदर, और बनाने के बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसकी पोस्टिंग कर देनी है। ये सिलसिला रोज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर ही आप फुल एम्पावर्ड फील करने लगेंगे एज कम्पेयर टू
अदर स्टूडेंट्स जो कि आपके साथ के पढ़ेंगे। पास डिक्शनरी भी रखनी, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अच्छी भारी किस्म की, और वो अपने अपने सराहने वो भी रखनी है। और उसमें जितने अल्फाज ऐसे आए जिसके बारे में आपको ज़रा भी शुबा हो, इसके बारे में हम पूरी बात नहीं जानते हैं, उसको गौर से पढ़ें, उसकी एटिमोलॉजी पढ़ें, उसके लिए एक अलग रजिस्टर तैयार करें और उसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नए नए वर्ड्स के बारे में जो पढ़ा है वो लिखते रहें। अगर ऐसा लिख लिया पढ़ करके, तो अगली बार जब वो वर्ड पढ़ेंगे आप, तो वो आपकी वोकैबुलरी में शामिल हो जाएगा और आप उसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली। तीसरी चीज़ जो है, एक सब आप लोग जानते होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। वो किताबें छापती, टेक्स्ट बुक्स हर क्लास की 6ठी से लेकर के 12वें तक। तो वो 6ठे से लेकर के 12वें तक की NCERT की किताबें 4 सब्जेक्ट्स की, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज और इंग्लिश, पूरा रट जाना है, पूरा A to Z पूरा बार बार पढ़ पढ़ करके इसकी तैयारी है, हिफ्स कर लेना है उसको। मतलब ये क्लास 6 टू क्लास 12 तक की किताबें? अच्छा, क्लास 6 से क्लास 12 तक की किताबें 4 सब्जेक्ट्स की, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, इंग्लिश। ये पढ़ना जो है बेइंतहा ज़रूरी है। उसके अलावा एक तय कर लें कि चाहे मेरी भी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है और आपकी भी नहीं होगी, तो लेकिन ये तय कर लें कि हमें इंग्लिश में बोलना है आज से। अगर ये तय कर लिया, हम लोगों ने ये किया था तय जब हम सिविल सर्विस में बैठना शुरू हुए थे कि हमें इंग्लिश में ही बोलना है, तो कुछ दिनों में हम बड़े बड़ों को पिछाड़ देते थे। मैं आपको ऐसे ये क्या ना, ईस्टर्न यूपी के इंटीरियर के गांव के रहने वाले सेंट स्टीफेंस के मुकाबले में ज़्यादा नंबर पा जाते हैं अगर ये तरीका तैयार कर लें, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो हैं वो ये तरीका अगर तैयार कर लेते हैं। तो एक ये तय कर लिया। उसके बाद एक चीज़ रह गई इसके अंदर शायद आने से, वो फिर मैं आपको ये अर्ज करूँ कि इसके अलावा आपको एक वो पढ़ना है, एक आगे देखता हूँ शायद इसमें हो, एक जनरल स्टडीज़ की बुक, हाँ है, जनरल स्टडीज़ की बुक। ये जो जनरल नॉलेज बात कहलाती है GK, उसको सिविल सर्विसेज में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म GS है। वो जनरल नहीं है, बहुत स्पेशल। बुक कहाँ मिलेगी? मैं बस कर रहा हूँ आपको। पहले तो ये समझिए कि कौन सी बुक है। जो बेस्ट बुक है वो है टाटा मैग्रा-हिल्स, शॉर्ट में उसको TMH भी कहते हैं, इसीलिए मैं उसको इसका तस्वीर भी आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि लोगों के जहन में आ जाए। ये इस तरह की बुक है। ये किसी भी जो वेल एस्टेब्लिश्ड बुक शॉप्स हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ आराम से मिल जाएगी। आप गूगल करके देख लें आपके शहर में कहाँ पर मिलेगी, वो आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये किसी वजह से न मिल सके तो जो बेस्ट बुक, जो सेकंड बेस्ट है, वो है पियर्सन, PEARSON, पियर्सन जनरल स्टडीज मैनुअल। इसमें से कोई एक, ये इसमें 2016 लिखा है, आप 2018, 19, 20 जो भी लेटेस्ट पब्लिकेशन हो उसको खरीद करके उसे भी अपने तकिए के बराबर में सराहने रखें अपने कमरे के अंदर, और उसको रोज कई दफा जब भी मूड हो खोला और पढ़ लिया और याद कर लिया, खोला पढ़ लिया याद कर लिया, खोला पढ़ लिया याद कर लिया। और बताऊं आपको एक गुर, एक है एक्रोनिम, आप शायद जानते होंगे, जिसको उर्दू में मुखफ़फ़ कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है। जी, शॉर्ट फॉर्म। तो याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या हैं फंडामेंटल राइट्स हर शख्स के, हर शहरी के, हर सिटीजन के। तो ये मैंने बनाया था जब मैं सिविल सर्विस का इम्तिहान दे रहा था। ये देखिए, एफर-सेप्कॉर एक लफ्ज़ हो गया। अब एफर-सेप्कॉर कई बार कही, अपने आप याद हो जाएगा। अगर इम्तिहान में गए और उसने आपसे पूछा कि ये फंडामेंटल राइट्स लिखो, तो आपको सोचना ही नहीं है, वो आपके ज़बान पे आना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। तो इस तरह से यू विल बी सेविंग टाइम एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। ये काम भी किया जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म तैयार करना, ये थोड़ा सा किया जा सकता है। और आखिर में मुझे ये अर्ज करना है कि अपने जो लोग कैंडिडेट्स हो करके तैयारी करना शुरू करें, वो अपना एक 10-10, 15-15 लोगों का एक ग्रुप बना लें, जो अपना हफ्ते 15 दिन में एक बार मुलाकात हो जाया करे। अपने में से ही किसी एक को थोड़ा अपना मेंटर बना लें ग्रुप का, तो ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दैट वे यू कैन रूल द नेशन एंड यू कैन रूल द वर्ल्ड। नहीं, जैसे ये आप ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं,
तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, शहर दूर हैं या शहर में ही दूर दूर रहते हैं, तो क्या व्हाट्सएप पे इस तरह का ग्रुप बन सकता है? व्हाट्सएप पे सब व्हाट्सएप पे करना है। आप मिलना जुलना है ही नहीं ना। आप तो देखिए कोरोना ने सब बदल दिया। पोस्ट हाँ कोरोना हाँ, तो ये पैराडाइम तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप वगैरह पे ऑनलाइन बनाया जा सकता है ग्रुप। ऑनलाइन जूम पे जैसे हमारी आपकी बातचीत हो रही है, जी तो जी खूब फ्रिक्वेंटली जूम के ऊपर बातचीत करें, हफ्ते में जी एक बार, 15 दिन में एक बार। जी 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 और ये तय कर लें कि वन शुड नॉट ट्रस्ट हिज और हर फियर्स, जी बिकॉज द फियर्स डू नॉट नो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल। जी द ओनली वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए नए सुबह सुबह शाम पैदा कर। कर। साथ साथ ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, जी एक कहावत है अंग्रेजी की, एम फॉर द मून यू वुड एटलीस्ट लैंड इन द स्टार्स। हाँ, तो सही बात। लिहाजा सर्विस की तैयारी करने से एक फायदा ये होता है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। हर स्टेट में भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो भी इम्तिहानात करता है, डिप्टी एसपी, डिप्टी कलेक्टर के लिए, और भी बहुत सी पोस्टें होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसके लिए करता है। और उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जैसे CISF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट की टॉप लेवल की पोस्ट से शुरुआत होती है। अगर तो यही तैयारी करके बहुत से इम्तिहानात में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बहुत से इम्तिहानात में बैठा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा अगर सिस्टमेटिकली सीरियसली तैयारी कर ली। ये अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे zakatindia.org, तो वहाँ पर होम पेज पर ही ये मिलेगा आपको। इसमें से जिस बटन को आप क्लिक करेंगे, यूपीएससी के बारे में जानना चाहें उसे क्लिक कर लें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, वरना जो स्टेट आप आपकी अपनी स्टेट है वहाँ के जो स्टेट के सर्विसेज हैं उसके बारे में सारी तफसील आप मालूमात कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब कि यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा जी यूपीएससी क्लियर नहीं कर सका, तो उसके लिए रास्ते बंद नहीं होते हैं। उसके लिए रास्ते बंद नहीं होते, बहुत सारे रास्ते जैसा आप बता रहे हैं। जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अब अभी फ़िलहाल मैंने अपना उसका डीलिंग कर दिया अपना प्रेजेंटेशन। जी अब आप अगर कोई बात और पूछ रहे हो तो मैं उसके बारे में दोबारा उसको। हाँ, ऐसा है कि आपने बता दिया, और ये बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता यूपीएससी नहीं कर सका, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका, तो उसको मायूस नहीं होना चाहिए। उसके लिए रास्ते नहीं बंद हो सकते, बेशुमार रास्ते हैं जैसे कि आपने बताया। और आपकी वेबसाइट पे जाके तमाम चीज़ें बच्चा देख सकता है, और ज़िंदगी की कहानी उसकी ख़त्म नहीं होती, रुकती नहीं हो, कहीं भी जाके सेट हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जैसा कि देखिए डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ खास करके ज़्यादातर आज भी बच्चे जो है, अब तो इंग्लिश मीडियम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया है, लेकिन आज भी बेशुमार बच्चे हमारे उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हमारे मदरसों से पढ़ते हैं, मदरसों से फारिग होते हैं। तो क्या मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा, क्या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा, उर्दू मीडियम से फारिग होने वाला बच्चा, मदरसों से फारिग होने वाला बच्चा भी अगर चाहे तो क्या वो IAS, IFS, IPS, IRS ये सब बन सकता है क्या? और उसे बनने के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में फिर मैं आपकी इजाज़त लेकर के अपने प्रेजेंटेशन की तरफ ही जाऊंगा। स्क्रीन जी शेयर करता हूं मैं आपसे, जी और मैं आपको अभी अर्ज कर रहा हूं इस सिलसिले में। तो ये मैं अभी आपको जो अर्ज कर रहा था, ये मदरसे के बारे में बात करने से पहले मैं आप इजाज़त दें तो 1-2 मिनट में कुछ और भी अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल ये अभी बिल्कुल। तक जो है वो बच्चों से कहा है, वो जी ग्रेजुएट हाँ हाँ बच्चे हाँ, पेरेंट्स जो, से भी कुछ कहना चाहिए, सोसाइटी से भी कुछ कहना जो चाहिए। और जो कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, जी हम और आप, जी जी उनके लिए भी कुछ मुझे अर्ज करना है अपनी तरफ से। जी तो हकीम अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की, जी हाँ, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, उनके आमीन। बारे में मैं आपको अर्ज करूँ कि उनके बारे में ये मशहूर है और लिखा हुआ भी है उनके बारे में कि जिस वक्त 1947 में फसादात हो रहे थे, खून खराबा चल रहा था जी, दोनों तरफ से, उस वक्त हकीम साहब दौड़ दौड़ करके ज़मीन खरीद रहे थे। ओहो, जी,
तो क्या था उस विजन, उसका आदमी विजन का, आप सोचिए उसने हमदर्द यूनिवर्सिटी बना दी जिससे कि जो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्निकल कोर्सेज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं सब वहाँ हैं और उससे पूरी मिल्लत इस्तेफादा कर रही है। तो उसे माशाल्लाह। आइडियल मानना चाहिए। अब हम बात आगे बढ़ते हैं कि बारिश का कतरा जो है, रेन ड्रॉप, जब वो समंदर या नदी की सतह के ऊपर, समंदर की सतह के ऊपर गिरने वाला हो रहा होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो ये होता है कि साहब जो उसकी समंदर की सतह के ऊपर जो मौजों का तलातुम चल रहा है, जो जी जोश चल रहा है, उसमें वो शामिल हो जाए और उस जोश को और बढ़ा दे। जी हाँ। एक ऑप्शन ये होता है उसके पास। दूसरा ऑप्शन होता है कि सीधे समंदर की तह में चला जाए, वहां जा करके कोई सीप ढूंढे और उसके अंदर बैठ जाए कि मैं बहुत शायद मोती बन जाऊं। हम्म। अगर उसने ऐसा किया तो समंदर की तह में जाकर के बेअमल होकर के, इनएक्टिव होकर बैठ जाएगा और अपनी बनावटी आबरू के ऊपर बेजा शायद फख्र कर ले। और ये भी होगा उसमें कि उम्र के आखिर हिस्से में ये सोचकर पछताएगा कि मेरी खामोश मोहब्बत को सलीका ही न था, जी जी जी। और मेरे एक कोने में खामोश और बेअमल बैठे रहने से समंदर को भी नुकसान हुआ और इसकी लहरों में तलातुम कम रह गया और अपने लिए तो खैर कुछ कर ही नहीं सका, एक कोने में बैठा रहा, जिंदगी वैसी गुजार दी पूरी। इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ती तर्क तगो दो खतरे ने, तो आबरूए गौहर तो मिली, यानी कि मोती तो बन गया, जी वो तो मुझे मिल गया, आवारगी फितरत भी गई और कश्मकशे दरिया भी गई। जी जी जी। तो ये सबक मैं अल्लामा इकबाल का पहुंचाना चाह रहा था एल्डर्स, कम्युनिटी के एल्डर्स को, अकाबिरीन मिल्लत को, that though the drop got Pearl's dignity by abandoning struggle, it lost the knack for perseverance and it lost the struggle in the river. तो ये तय करना है हमें कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, और ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो अब ये थोड़ा सा अर्ज करना था मुझे। इसके बाद मैं आपसे मदरसे की बात ये करता हूँ कि पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो मेरा इम्प्रेशन है इतने लंबे तजुर्बे का, वो ये है कि मदारिस ने शानदार और अजीम खिदमात हमेशा लाजवाब किरदार अदा किया है, बेशक बेशक। और उसके लिए ह्यूमन सर्विस, वंडरफुल रोल इन द कम्युनिटी, इन द नेशन। और उसके लिए मैं सारे मदारिस और उनको एस्टैब्लिश करने वाले और उनको चलाने वालों को सलाम करता हूँ। जी जी। और ये भी समझ लें कि डेटा, जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पहली बार हिंदुस्तान में ये डेटा आया है कि सभी तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तमाम मुस्लिम बच्चों में इसको जोड़ लिया जाए तो उसमें से सिर्फ 3% बच्चे जो हैं, 3% वो मदरसों में जाते हैं। जी ओनली 3% ऑफ ऑल मुस्लिम। जी जी। लेकिन हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि 3% भी बहुत नंबर बहुत बड़ा हुआ। हाँ 20-22 करोड़ हम लोग, तो जाहिर सी बात है 3% तो बहुत हो गया। बहुत बड़ा हो गया वो भी। तो वो उनकी तरफ आपने बिल्कुल सही तवज्जो दी। मैं थोड़ा सा ये भी आपको दिखा रहा हूँ कि मदारिस में अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स विच वाज कलेक्टेड बाय द जस्टिस सच्चर कमेटी, तो किस स्टेट में किस लेवल के ऊपर कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ये भी डेटा सच्चर कमेटी के अंदर मौजूद है। और आप ये बहुत बड़ा नंबर है ये पूरा। एक चीज़ और अर्ज कर दूँ कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको, और मदरसे के जो संभालने वाले लोग हैं उनको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है बहुत दिनों से। लेकिन ये अगर 10 लाख मदरसे हैं तो 10,000 लोग भी उसमें इसके बारे में ना जानते हैं और ना अप्लाई करते हैं। शायद 3-4 हज़ार खाली कुल हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया तक इसके बारे में। तो आपके जरिए अगर लोगों तक ये बात पहुंच सके, बहुत उम्दा स्कीम है। इसमें मदरसे के बच्चों को साइंस, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ाने के लिए टीचर मदरसा खुद रख के और तनख्वाह गवर्नमेंट से ले ले। बड़ी उम्दा स्कीम है। लेकिन ये कि मदरसों, और इसमें कोई डरने की कोई बात भी नहीं है।
दिल साफ होना चाहिए बस, बाकी और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, इसलिए कि जब मेरे टैक्स में से अगर पैसे कट रहे हैं तो और वो इस स्कीम के लिए ग्रांट बनी है तो वो क्यों ना लें भाई आप। तो ये मैं सोचा था कि आपने चूंकि मदरसे की बात पूछी है तो मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं। अच्छा, ये स्कीम जो है अभी भी अंग्रेजी में ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन मदरसे वाले सब उर्दू जानते हैं। तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उसका उर्दू तर्जुमा कर दिया है। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के सर्च करेंगे आप SPQEM, तो उर्दू में पूरी चीज़ मिल जाएगी और उसको किस तरह फॉर्म भरना है वो भी मिल जाएगा, आगे किस तरह बढ़ना है उसका। जी जी। मदारिस सच्चर कमेटी ने एक सिफारिश की थी, ये इसका ताल्लुक आपके सवाल से है जी हाँ। कि मदारिस व दीगर तालीमी इदारों की डिग्रियों और सर्टिफिकेट के माबैन हम कदरी मुहैया की जाए, प्रोवाइड इक्विवेलेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा था, सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसको गवर्नमेंट ने मान लिया कैबिनेट के डिसीजन से, कि प्रोवाइड इक्विवेलेंस to madrasa certificates and degrees for subsequent admissions into institutions of higher level of education। और उसको गवर्नमेंट ने मान लिया और उसके ऊपर अमल भी कर दिया था। ये बहुत से मदरसों ज़्यादातर को मालूम नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहाँ पर कोई भी बच्चा जाके फॉर्म भर सकता है और कह सकता है कि मैं 10वें का इम्तिहान दूंगा, कहीं उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई भी बच्चा। तो लिहाजा मदरसे के बच्चों को जोड़ दिया गया NIOS से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डिसीजन है, बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का ऑर्डर है इसके ऊपर कि सारे मदारिस से जो फारिग बच्चे हैं वो NIOS का इम्तिहान दे सकते हैं। NIOS में एक अलग से सेल क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन मदारिस को ये बात मालूम नहीं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आगे क्या करना है। मदरसे से अगर 12th पास करके निकला, NIOS के जरिए 10th और 12th दोनों पास कर लिए, अब निकला उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दाखिला होना, उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए और UGC ने यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके लिए भी इंतजाम हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है 2010 का है ये। अच्छा। और इसके अंदर हाँ ये सब क्लियर लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट्स क्वालिफिकेशंस ऑफ द मदरसा बोर्ड which have been granted equivalent by the correspondent, ये सारा। और उसमें लिखा है कि DOPT ने ऑर्डर ये जारी कर दिया। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट ये जो रेड है इसके अंदर नीचे से ऊपर देखें तो DOPT का 23 फरवरी 2010 का ऑर्डर है। ये बात मालूम होनी चाहिए, तो पूरा इसका फायदा उठाना। ये अभी भी वैलिड है ना? जी वैलिड है, वैलिड है। देखिए कोई ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ खत्म नहीं किया, लेकिन वही है कि हम तो मायल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं। वहाँ है मौजूद हर चीज, बजट भी मौजूद है, लेकिन हम वहाँ पहुँच ही नहीं रहे, हम अपने को असर्ट नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा मदारिस को जो है अपने को असर्ट करना चाहिए। अब अभी आप मुझसे जो बात पूछ रहे थे कि सिविल सर्विसेज के लिए मदारिस के बच्चों से जो फारिग है मदरसे से, वो एक बात मैं आपको ये कर दूँ, आमतौर से मदरसे में हिफ्ज़ कुरान भी सिखाया जाता है ना। अगर पूरा नहीं तो कुछ तो हिफ्ज़ करा ही दिया जाता है। हम सब हिफ्ज़ किए हुए हैं कुछ ना कुछ तो। तो मदरसे में चूँकि हमने नहीं पढ़ा तो उतना नहीं है, लेकिन मदरसे वाले ज़्यादा हिफ्ज़ कर लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जो हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है, तो हिफ्ज़ कुरान इटसेल्फ प्रोवाइड्स ग्रेटर मेंटल शार्पनेस, जो कि सिविल सर्विस के इम्तिहान के लिए बहुत अच्छा काम आता है। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, चूँकि मैं इतने दिनों से ये काम कर रहा हूँ। तो मदरसे से जो फारिग होकर के बच्चे आते हैं वो पहली दूसरी ही लेवल पे है। मेरे इसमें बैच में जन्नत हुसैन साहब थे, वो भी ईस्टर्न यूपी के गांव के थे और वो थे कुरान पे महारत उनकी। उन्होंने जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आकर के BSc MSc कर लिया और युवा का इम्तिहान है बैठना IAS के, तो उस वक्त जो ऑप्शनल लेने थे तो उन्होंने कौन सी सब्जेक्ट ऑप्शनल लिया? अरबी। अब तो खैर अरबी का ऑप्शन है नहीं क्योंकि बच्चे ले नहीं, इस पे हटा दिया। उन्होंने अरबी का ऑप्शन, और कभी अरबी नहीं पढ़ी थी रेगुलर के तौर, सिर्फ कुरान पढ़ा था और बेहतरीन नंबरों से वो सेलेक्ट हो गए और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से रिटायर हुए। तो हाँ, इस वजह से मदरसे के बच्चों को बहुत आगे बढ़ करके लेना चाहिए दिलचस्पी,
और तफसील देखनी हो कि ये आपके तमाम जो टॉपिक्स अब आज के हैं उनमें से किसी पर भी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है zakatindia.org, उस पर आप तफसील देख सकते हैं। सिविल सर्विसेज क्लिक करेंगे तो आप घंटों पढ़ते ही रहेंगे, इतना मवाद उसके अंदर मिला पड़ा हुआ है। और जो बच्चे अभी 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो अभी से तैयारी करें, उसके लिए उन्हें क्या करना है वो भी वहाँ पड़ा हुआ है। और कोई प्रॉब्लम हो तो info@zakatindia.org पे ईमेल कर सकते हैं। तो बस जज़ाकल्लाह, यहाँ तक तो मैंने आपकी बात की का जवाब दे दिया है। अब आप उसके अलावा अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह और अर्ज़ करूँगा। फरमाइए अगर मेराज साहब। जी, इसका मतलब ये हुआ कि मदरसे के बच्चे भी अगर चाहें तो वो आईएएस बन सकते हैं, आईआरएस आईपीएस बन सकते हैं, बन चुके हैं बन और चुके वो हैं सब माशाल्लाह। चुके हैं। तो आपने बहुत अच्छा समझाया। तो एक मदरसे से फारिग बच्चे को अगर उसका कोर्स रिकॉग्नाइज है और उसकी मान्यता है तो उसको क्या करना चाहिए? एंट्रेंस, क्या इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है? थोड़ा सा वो बताइए, उर्दू मीडियम के हमारे तलबा जरा कम जानते हैं कि समझ लीजिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है कोई, कि कैसे क्या होता है, जरा से बताएंगे आप? ऐसा है, देखिए, जो मदरसे से फारिग हो गया, जी, अब उसके बाद उसको जो 10वीं से मेल खाता हुआ मदरसे का कोर्स है इक्विवेलेंट उसको टेंथ, इक्विवेलेंट टेंथ। इक्विवेलेंट, जी, जी हाँ, उसको करने के बाद NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में अप्लाई कर दे बच्चा। डायरेक्टली ऑनलाइन जाए, जी, NIOS ढूंढे, NIOS की वेबसाइट देखे, ढूंढे गूगल पर, वेबसाइट मिल जाएगी, जी, और वहाँ जाकर के अप्लाई कर दे कि साहब मुझे फॉर्म भर दे, और ऑनलाइन ही है, 10-20 रुपए, कुछ 50 रुपए ऐसे कुछ जमा होते हैं, वो जमा कर दे, इम्तिहान दे दे, उसको पास कर लेगा मेहनत से करके, और उसको वो 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी, उसके बाद जब 12वें के बराबर का पढ़ चुका हो तो वो कर ले, और तो उसके बाद फिर दोबारा फॉर्म भर दे, 12वें का उसको NIOS से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब 12वें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ग्रेजुएशन में तो कहीं भी वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गया, जी हाँ, जी हाँ, समझे नहीं? जी, अंडर जी। ग्रेजुएट में BA BSc BCom कहीं भी जाकर के एडमिशन ले, बहुत बच्चे ये कर रहे हैं, नहीं, अभी बहुत बड़ी, बहुत खास सारे तौर से। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी, तो उसमें तो वो लोग भी और डायरेक्ट बन सकते हैं ना? डायरेक्ट बिल्कुल सब, और इन सब जगह रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी भी है सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा, जी, ये पढ़ने के साथ साथ, रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इंतजाम खूब है, जी, बस करने बच्चों वाला को आगे चाहिए। बढ़ना, तो हमें आपको बच्चों तक पहुंचना है और उनको तरगीब देनी है। कोई काबिल हो तो हम शान गई देते हैं, चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बस तो बस बस। इसका मतलब ये कि अच्छा, मुझे थोड़ा सी बताइए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, थोड़ा सी बताइए कि वो क्या होता है ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस। काहे का एंट्रेंस? ये आईएएस में जाने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता तो है क्या? समझ गया। IAS का जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, जी, IAS नाम का कोई एग्जाम नहीं, सिविल अच्छा, सर्विस का सिविल नाम। सर्विस, जी, जी, हाँ, वो सारी सर्विसेज के लिए एक ही एग्जाम होता है। उसमें 3 हिस्से होते हैं, जी, 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल जो है जिसको आप एंट्रेंस कह रहे हैं उसका नाम है प्रीलिम, PRELIM, प्रीलिम, जी, प्रिलिमिनरी का शॉर्ट फॉर्म है, जी, प्रिलिमिनरी एग्जाम उसका शॉर्ट फॉर्म है प्रीलिम्स। जी, तो प्रीलिम्स के लिए बैठने के लिए तैयारी वो करनी है जो मैंने अभी बताई है आपको, हाँ, हाँ, जो, जी, जी, हाँ, जो मैंने आपको तफसील से सब बताया है ना, जी, कि आपको रोज 100 मिनट तक अखबार पढ़ना है, जनरल स्टडीज की बुक रट जानी है, NCERT की किताबें पढ़नी है, अंग्रेजी बोलना है, वगैरह वगैरह जो बताया है वो सब इसकी प्रीलिम्स की तैयारी है। जी, जी, प्रीलिम्स में सिर्फ जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, दैट्स इट, और कोई पेपर नहीं होता। तो उसमें तकरीबन 10 लाख बच्चे बैठते हैं पूरे इंडिया से हर साल, और तकरीबन 25-30 हज़ार वो पास होते हैं उसके अंदर, जी, 10 लाख में। तो प्रीलिम में से जब क्वालिफाई करके 25-30 हज़ार में सेलेक्ट होकर के आ गए, तो वो जो सेलेक्ट होते हैं उनका फिर इम्तिहान होता है, उसको कहते हैं मेंस, MAINS, जी, मेंस, मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज के फिर पेपर्स होते हैं, उसके अलावा ऐसे भी होता है,
उसके अलावा एक लैंग्वेज भी होती है कोई आपकी चॉइस की। जो शेड्यूल 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, 8वां शेड्यूल, उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस का जिक्र है। हर उनमें से कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें उर्दू भी है जी। उसमें उर्दू जी हाँ। तो उसमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं एक। और उसके अलावा एक आज की तारीख तक तो है अभी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, बेइंतहा भरे पड़े हुए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इसीलिए मैंने आपको बताया वो जन्नत हुसैन साहब ने अरबिक जी जी, अरबी ले लिया था। नहीं है अरबिक, पर अरबिक पर्शियन दोनों निकाल दिए। वो भी हमारी आपकी जो है कम बदअमली की वजह से निकाले। क्योंकि मैंने खुद यूपीएससी में जाकर बैठ करके और वहाँ लाइब्रेरी में वो सारी रिपोर्टें पढ़ी तो मालूम हुआ कि बहुत साल इतने गुजर गए थे कि यहाँ किसी बच्चे ने ना अरबी ऑफर की थी ना पर्शियन, इस वजह से उन्होंने हटा दिया। हाँ, जाहिर सी बात, जब कोई आएगा ही नहीं तो रख के कोई मतलब नहीं। तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सब्जेक्ट्स हैं, आप हिंदी ले लें और आप कोई भी इकोनॉमिक्स ले लें, आप सोशल स्टडीज ले लें, सोशियोलॉजी ले लें, जनरल पॉलिटिकल साइंस ले लें, कोई भी जबान ले लें। वो जो है वो जितनी आपकी मादरी जबान में भी लिख सकते हैं। जो ऑप्शनल पेपर है वो आप अपनी मादरी जबान में भी, उर्दू में भी जवाब उसका लिख सकते हैं। मतलब इसका जवाब उर्दू में भी दिया जा सकता है, सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट का। बाकी सब्जेक्ट ऐसे भी आप उर्दू में लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी आप उर्दू में लिख सकते हैं और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी उर्दू में लिख सकते हैं। लेकिन जो जनरल स्टडीज के पेपर हैं वो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में। अच्छा अच्छा अच्छा। मेंस के बाद क्या होता है? मेंस, हाँ, मेंस में जब सिलेक्शन हो गया, जैसे मेंस में 25-30 हज़ार के बीच में आते हैं लोग, उन्होंने मेंस दिया, उसमें से तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जी। फिर उनका एक टेस्ट और होता है, उसको कहते हैं इंटरव्यू फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। वो इंटरव्यू होता है, लेकिन एक्चुअली इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। अच्छा, तो सवाल तो पूछे जाएंगे नॉलेज से ही मुताल्लिक, लेकिन जी। एक्चुअली पर्सनैलिटी टेस्ट होती है कि अगर मुश्किल सवाल है या आपको नहीं आता तो आपका क्या जवाब होता है। अगर आपको वो सवाल जब आ रहा है तो आप किस तरह से पेश कर रहे हैं अपने को, वो हम तैयारी करवा देंगे इंशाल्लाह। जब उस स्टेज पर कोई भी बच्चा पहुंचता तो ज़कात फाउंडेशन जो है वो रेड कारपेट हर स्टेज पे बिछाया रहता है, और ख़ास तौर से इस स्टेज के ऊपर वो हम इंशाल्लाह हर बच्चे को 3-3 बार ऐसा रगड़ के तैयारी करवाते हैं तो वो मिस कर ही नहीं सकता। वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा जफर साहब, एक छोटी सी बात और कि जी। जैसे मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुलाकात करते रहते हैं, तभी दरमियान में 1-2 स्टूडेंट्स आए। एक ने अभी 12th किया, एक 12th कर रही हैं, एक 10th कर रही हैं, एक ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो इनकी भी ख्वाहिश है सिविल सर्विस में जाने की। तो क्या जो 10th कर चुका हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो, उसको अभी से ही तैयारी करना चाहिए क्या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना चाहिए? नहीं, अभी से करनी है जी। उसके लिए हमने पूरा कोर्स बना रखा है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने, और उसका नाम रखा है, ये जो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ज़कात फाउंडेशन में सेलेक्ट होकर के, उनको कहते हैं ZFI फेलो। जी। ZFI फेलो फॉर सिविल सर्विसेज। और जो बच्चे कहीं भी पूरे इंडिया में रह रहे हैं वहीं रहते रहें, लेकिन वो बड़े काबिल हैं और उनको बड़ा इंटरेस्ट है तैयारी करने के लिए, जैसे आपके पास जो बच्चे आए, तो उनके लिए हमने जो कोर्स तैयार किया उसका नाम हमने रखा है ZFI जूनियर फेलोशिप। अच्छा, तो इसमें जो बच्चे 12th कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं? जी, वही लेंगे। ये जूनियर फेलोशिप उन्हीं के लिए है। 8वां दर्जा पास करने के बाद 9th में आ गया बच्चा, तब से किसी भी स्टेज के ऊपर ZFI जूनियर फेलोशिप को क्लिक करे, खुद ही पढ़ना है, उसमें हम करना नहीं, लेकिन हम उसको गाइड करते हैं। तो आप उनसे कहिए कि zakatindia.org जो वेबसाइट है ज़कात फाउंडेशन की, उसकी वेबसाइट पे जाएं और टॉप पे उसमें सारे प्रोजेक्ट्स, करीब 30-35 प्रोजेक्ट हैं हमारे, सब लिखे हुए हैं। उसमें सिविल सर्विस के प्रोजेक्ट को क्लिक कर दें, वो पेज खुलेगा। उस पेज के ऊपर देखेंगे गौर से तो एक जगह लिखा मिलेगा जूनियर फेलोशिप, उसको क्लिक कर दें तो सब उसमें सब तफसील मिल जाएगी। तो ये तो तमाम बातें तकरीबन मेरे ख्याल से तमाम बातें आ गई कि उर्दू मीडियम के बच्चों बन सकते हैं, मदरसे के बच्चों ख़ास तौर से आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे रास्ते बताए कि कैसे वो बन सकते हैं।
एक जी बात थोड़ा सी हम ये जानना चाहते, थोड़ी सी तफसील तो आ ही चुकी है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सी और बताएं कि आप जो सेंटर चलाते हैं सिविल सर्विस के लिए, एक थोड़ा सी उस पर रोशनी डाल दें, ताकि जो वो लोग, जो बच्चे जाना चाहें, आपको ज्वाइन करना चाहें, हिस्सा लेना जी। चाहें, वो ले सकें। या उसमें ये है कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। जो बच्चा ग्रेजुएट है वही अप्लाई कर सकता है, और वो हम ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है, ऑनलाइन के अलावा कोई तरीका नहीं है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में जनवरी के महीने में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस खोल दिया जाता है। जी ज़कात फाउंडेशन की वेबसाइट पर ही जाना है, zakatindia.org, उस पर जाना है। होम पेज के ऊपर ही आपको कहीं बहुत नुमायां तौर पे लिखा मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सिविल सर्विसेज। उसको क्लिक करेंगे तो उसके अगले पेज जो खुलेगा उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखे हुए हैं तफसील से। उसमें यह भी लिखा है कि अगर आप हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गए तो फिर क्या क्या आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। सब दिल्ली में ही होता है, दिल्ली के अलावा कहीं कुछ नहीं होता। जी जी उसकी वजह ये है कि जितने कोचिंग सेंटर्स हैं सिविल जी। सर्विसेज के, कोचिंग सेंटर्स जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें से जो स्टैटिस्टिकली कामयाब तरीन हैं, यानी कि जिनके सबसे ज़्यादा बच्चे कामयाब होकर सेलेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे 100% सब दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लिहाजा अक्लमंदी इसमें है कि दिल्ली में ही करो। तो दिल्ली में हमने किया जाए। जी जी। दिल्ली में ही हमने एक हॉस्टल लड़कियों के लिए और 4 हॉस्टल लड़कों के लिए बना रखे हैं। माशाल्लाह जो माशाल्लाह। हाँ, तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन प्रोसेस जनवरी में शुरू होता है, आमतौर से अप्रैल के आखिर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो 13 अगस्त तक चला। जी तो इस साल का तो ख़त्म हो गया, और उसमें फिर जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनका टेस्ट होता है। अभी तक हम ये करते रहे हैं कि इंडिया में 8-9 जगह, दिल्ली में तो होता ही है, उसके जी अलावा श्रीनगर में और कैलकाटा में और साउथ इंडिया में कई जगह, मल्लापुरम में होता है और लखनऊ में होता है, भोपाल में होता है। तो कई जगह टेस्ट होता है उसका, और जो लोग उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, रिटन में क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है। जी। इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं और उसमें भी, रिटन में भी, दोनों को जोड़ करके भी जो बच्चे टॉप पे आते हैं उनको हम सेलेक्ट करके दिल्ली ले आते हैं। फिर वो हमारे पास करीब 2 साल तक रहते हैं। इस 2 साल में या तो वो सेलेक्ट ही हो जाते हैं, वरना वो इतना ज़्यादा तैयार हो जाते हैं कि उसके बाद वो अगर अपने घर पे भी रहकर तैयारी करें, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल में हमारे यहाँ चले जाते हैं, तीसरे या चौथे साल उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये करते रहते हैं बार बार, तो बस अल्लाह मदद करता है और सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, अब ये एक आखिरी चीज, अब जी, चूंकि वक्त भी कम है, कि आप मिल्लत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मिल्लत को मैसेज बस वही है कि मैंने अभी अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिर आदम है, ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। और ये तय कर लें कि हमें सिर्फ अपना ख्याल नहीं करना है, यही है, अगर अगर कुरान करीम को बहुत गहराई से पढ़ा जाए और उसके बुनियाद पे ये इसमें से ढूंढने की कोशिश की जाए कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को क्यों बनाया, जी तो अल्लाह ताला ने 11.7, कुरान करीम 11.7 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने माशा। तुम्हें इसलिए बनाया ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान ले सकें कि तुम में से कौन अपनी इस्तिताअत का, अपनी जो जी पर्सनल एसेट्स हैं, जो वक्त है अपने पास, जो रिसोर्सफुलनेस है अपने पास, जो अपने पास माल दौलत है, आमदनी है, जो अपने पास जज्बे मोहब्बत है, इन जी। सब का इस्तेमाल करके किसी दूसरे इंसान और दूसरे इंसानों की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपनी इस्तिताअत का इस्तेमाल करें। कौन ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहा है, ये टेस्ट करने के लिए, दिस इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी, यही मकसद हयात है। इसको समझ करके इस पे अमल करना है, और इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो इंडिया में सिविल सर्विस से ज्वाइन करना है। माशा। डॉक्टर जफर महमूद साहब, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत तफसील के साथ आपने इस बात पर रोशनी डाली कि सिविल सर्विस क्या है, आईएएस वगैरह कैसे बना जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इंशाल्लाह फिर किसी मौके से किसी मौजू के तहत हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाजरीन, ये थे डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, और आज का हमारा मौजू था सिविल सर्विस क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कैसे बना जाता है, क्या मदरसों के बच्चे, उर्दू मीडियम के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आपने सुना। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम किसी नए मौजू के तहत, किसी नए मेहमान के तहत आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।